नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रेक एग्जाम में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर 2025 में दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इन दोनों ही न्यूज़ के बारे में हम पहले तो इन दोनों न्यूज़ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी MCQ आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर देख लेते हैं। हाल की पहल क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने अपने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को पुनर्जीवित करने के बाद उसका विस्तार करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों में जलमग्न सांस्कृतिक स्थलों का पता लगाना है। तो इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हाल ही में चर्चा का बिंदु बना हुआ है। क्यों? तो यहाँ पर इन्होंने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए यह चर्चा में है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा इतिहास इसका क्या है। तो ASI की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा लॉर्ड कैनिंग के अधीन एक कानून के तहत की गई थी इसकी स्थापना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका पुनरुद्धार 1871 में किया गया था और इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनः स्थापित किया गया और कनिंघम इसके पहले महानिदेशक बने। तो कनिंघम इसके पहले महानिदेशक बने और 1871 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसे पुनः स्थापित किया गया था। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप नई दिल्ली बस याद रख सकते हो, बाकी दिल्ली के अंदर तिलक मार्ग में है स्थित है। तो याद रखेगा ASI का मुख्यालय तिलक मार्ग नई दिल्ली में है। उसके बाद संचालन इसका कौन करता है? तो इसका संचालन सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इसका संचालन होता है। इसका प्रतीक क्या है? तो इसका लोगो क्या है? तो इसका लोगो है, यह सांची स्तूप से प्रेरित है। तो याद रखिएगा इसका लोगो है सांची स्तूप से प्रेरित है, जो भारत की प्राचीन स्थापत्य कला और पुरातात्विक धरोहर का प्रतीक है। तो ASI का लोगो क्या है? सांची के स्तूप से इसको लिया गया है। उसके बाद हम इसके उद्देश्य और लक्ष्य देख लेते हैं। इसके उद्देश्यों में राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई और दस्तावेजीकरण, जिसमें अब जल के भीतर स्थल भी शामिल हो गए हैं, यह इनके मुख्य रूप से लक्ष्य रखे गए हैं। उसके बाद इनके कार्य कौन कौन से हैं? तो मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो मुख्य कार्य सर्वेक्षण एवं खुदाई इनका मुख्य कार्य है। वैज्ञानिक तरीकों से स्थलीय और जलीय पुरातात्विक अवशेषों की खोज एवं खुदाई करना। उसके बाद संरक्षण, पुरातात्विक स्मारक एवं स्थल अधिनियम 1958 के अंतर्गत अधिसूचित 3600 प्लस स्मारकों का संरक्षण एवं मरम्मत। उसके बाद अनुसंधान एवं प्रकाशन, खुदाई रिपोर्ट, संरक्षण मैनुअल और इंडियन आर्कियोलॉजी ए रिव्यू जैसे जर्नल प्रकाशित करना। उसके बाद जलमग्न पुरातत्व, तो अपने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग के माध्यम से समुद्र तटों और आंतरिक जल निकायों में डूबी हुई सांस्कृतिक धरोहरों की खोज करना। उसके बाद सहयोग, तो सहयोग के रूप में राज्य विभागों, भारतीय नौसेना, IIT और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर उन्नत पुरातात्विक अनुसंधान करना, यह इसका मुख्य सहयोग रहता है। उसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ MCQ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन A लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन B अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन C जॉन मार्शल, ऑप्शन D लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन B इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह कार्य करता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑप्शन एएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न 3 है एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है एएसआई का प्रतीक चिन्ह किससे प्रेरित है? तो एएसआई का प्रतीक चिन्ह किससे प्रेरित है? तो ये सांची के स्तूप से प्रेरित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सांची के स्तूप। अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी किया है, तो आप यदि वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप इनके प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग किस कार्य के लिए है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण। ऑप्शन बी, जलमग्न सांस्कृतिक स्थलों की खोज। ऑप्शन सी, तटीय सुरक्षा। ऑप्शन डी, पुरातत्वविदों का प्रशिक्षण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलमग्न सांस्कृतिक स्थलों की खोज। इसलिए इसकी स्थापना की गई है और यह इस कार्य के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है एएसआई कितने से अधिक स्मारकों का संरक्षण करता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1500 प्लस, ऑप्शन बी 2500 प्लस, ऑप्शन सी 3600 प्लस, ऑप्शन डी 5000 प्लस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3600 से अधिक स्मारकों का संरक्षण करता है एएसआई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। ऑप्शन सी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ऑप्शन डी, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर के बारे में देख लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो चर्चा में है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यह क्यों चर्चा में है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में एनएचआरसी ने केरल की जेलों में अवसंरचना की खराब स्थिति और कर्मचारियों की कमी के कारण कैदियों की शिक्षा तक पहुंच में बाधा को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसे कि स्वतः संज्ञान को सिव मोटू कॉग्निजेंस बोला जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि एनएचआरसी है क्या आखिर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है, विशेष रूप से जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की। उसके बाद यह एक सांविधिक निकाय यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। सही बात है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, परंतु संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत गठित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो 12 अक्टूबर 1993 को एक अधिनियम लाया गया था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद संशोधित अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, ये 2019 में आया है। इसको संशोधित भी किया गया है। कब? तो 2019 में इसका संशोधन किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इसका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। एक मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लोगों में क्या लिखा होता है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी भी प्राणी सुखी रहें। यह इसका मुख्य लोगों में लिखा हुआ संस्कृत का एक वाक्य है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। अध्यक्ष इसका कौन बनता है? तो अध्यक्ष इसके भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
इसके सदस्यों में कौन कौन रहता है? तो एक सेवारत या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक सेवारत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या दो मानवाधिकारों के विशेषज्ञ व्यक्ति। तो दो मानवाधिकारों के विशेषज्ञ व्यक्ति होंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और सुप्रीम कोर्ट के इसमें न्यायाधीश होंगे। पदेन सदस्य इसके होंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और अल्पसंख्यक आदि के राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं? तो इनकी जांच करने के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है, स्वतः संज्ञान लेकर या किसी याचिका पर कार्रवाई कर सकता है। तो मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की यह जांच करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी याचिका पर कार्रवाई कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इनका कार्य है जेलों का निरीक्षण। जेलों एवं बंदी गृहों का दौरा कर वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करता है और सुधार की सिफारिश करता है। उसके बाद सलाहकार की भूमिका, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए सुझाव देता है। शोध एवं प्रचार, तो रिसर्च और प्रमोशन, तो मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रकाशन भी करता है, सेमिनार भी यह आयोजित करता है और प्रशिक्षण आदि का भी आयोजन कार्य करता है। उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ इसके पास हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं इसको, जैसे कि गवाहों को बुलाना, साक्ष्य लेना। तो इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके तहत इसको सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद सिफारिशें, तो रिकमेंडेशन, तो पीड़ितों को राहत और मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है। ध्यान दें, इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं या नहीं। तो इसकी बाध्यकारी नहीं है, याद रखिएगा। आइए इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट MCQ देख लेते हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1993। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, NHRC एक किस प्रकार का निकाय है? तो NHRC किस प्रकार का निकाय है? अभी हमें इसको देखे हैं कि यह संवैधानिक नहीं है, गैर सरकारी भी नहीं है, यह सांविधिक और स्वायत्त निकाय है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यह एक सांविधिक निकाय है, यानी कि संविधान के तहत इसका गठन नहीं किया गया है। संवैधानिक कौन सा निकाय होता है? जिसके बारे में संविधान में अनुच्छेद कोई ना कोई होता है, वहीं वो संवैधानिक होता है। जैसे वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग कौन सा निकाय है? इसके बारे में 280 नंबर अनुच्छेद में चर्चा की गई है, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है। और NHRC संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है। अगला प्रश्न है, NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? तो NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यह इसके मुख्य अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, NHRC के पास कौन सी शक्तियां हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल सुझाव देने की, गलत। ऑप्शन बी केवल मुआवजा देने की, गलत। ऑप्शन डी अपराधियों को सजा देने की, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका बचता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सिविल कोर्ट जैसी न्यायिक शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, NHRC के सिफारिशों की कानूनी स्थिति क्या है? बाध्यकारी होती हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य होती हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं, संसद द्वारा लागू होती हैं। तो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं, ऑप्शन
सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एनएचआरसी के पदेन एक्स ऑफिसियो सदस्य कौन होते हैं? तो एनएचआरसी के पदेन सदस्य होते हैं ऑप्शन सी विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों, एससी, एसटी, महिला, अल्पसंख्यक आदि के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।